हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आप सभी कॉमिक्स फैंस का अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, इस बार मैं आपके लेकर आया हूं अब मरेगा परमाणु का दूसरा भाग, गुणाकर का वॉइस ओवर। फ्रेंड्स, इसका पहला पार्ट अंगार का वॉइस ओवर मैंने चैनल में दे रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ग्रीन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड नामक दवाइयों वाली फैक्ट्री की तरफ इतनी रात के जो कदम बढ़ रहे थे, उनकी स्वामिनी थी ममता पाठक। दिल्ली में रात दूने और दिन चौगुने तरीके से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अत्यधिक प्रदूषण बढ़ाने वाली जिन फैक्ट्रियों को सरकार ने बंद करने के आदेश दिए हुए हैं, उनमें ग्रीन फार्मास्यूटिकल की यह विशाल फैक्ट्री भी एक है। लेकिन असल में यह फैक्ट्री आज भी चोरी छुपे गैरकानूनी ढंग से पहले की तरह ही काम कर रही है। इसी सच्चाई को सबूत के साथ दुनिया के सामने लाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। फैक्ट्री के दरवाजे तक पहुंची ममता ठिठकी। फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे पर मोटा ताला लगाकर गार्ड खड़े कर दिए गए हैं ताकि दुनिया को यह लगे कि फैक्ट्री बंद है। मुझे अंदर पहुंचना है, मगर कैसे? यह काम प्रलयंका के रूप में रहकर सुपर पावरों की मदद से दुश्मनों से लड़ने से ज़्यादा खतरनाक और जोखिम भरा है। दोस्तों, ममता पाठक ही प्रलयंका है। वैसे इस समय अगर मैं प्रलयंका के रूप में होती तो उड़कर आराम से अंदर पहुंच जाती। वाओ, अभी तो आराम से फैक्ट्री के अंदर पहुंचा जा सकता है उस लंबे बांस की सहायता से। एक क्षण बाद ही ममता फाटक फैक्ट्री के अंदर थी। मैं अंदर तो आ गई हूँ, लेकिन मुझे बेहद चालाकी और सावधानी से काम लेना होगा। अगर किसी को मुझ पर जरा सा भी शक हो गया तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। सावधानी से आगे बढ़ती ममता की नज़र इंडस्ट्रियल वेस्ट निकासी वाले नाले पर पड़ी। ओह, फैक्ट्री का यह विषाक्त गंदा पानी इसमें बहता हुआ गटर और नालों के रास्ते यमुना नदी में पहुंचेगा तो वहां के पानी को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करेगा। कहने का तो यह फैक्ट्रियां जीवन रक्षक दवाइयां बना रही हैं, लेकिन नदी के पानी में प्रदूषण फैलाकर करोड़ों लोगों की जिंदगियों से खेल खेल रही है। इनकी एक एक करतूत सारी दुनिया के सामने आनी चाहिए। यह दृश्य काफी सनसनीखेज रहेगा। इस दृश्य की जगह अगर तुम्हारी लाश नजर आए तो कैसा रहेगा रिपोर्टर जी? फिरकनी किसी तेजी से ममता पीछे घूमी। ओह, आखिर मैं इस फैक्ट्री के गार्ड रूपी गुंडे बदमाशों की नजर में आ ही गई ना। हमारी बात का जवाब नहीं दिया रिपोर्टर जी, जवाब दीजिए ना, हम इंतजार में खड़े हैं। ठा यह है मेरा जवाब। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। वार करके भाग खड़ी हुई ममता, लेकिन ममता के नीचे गिरते ही सभी बदमाश उस पर टूट पड़े। हमारी मर्जी के बगैर फैक्ट्री में आने वाला अपने पैर पर चलकर यहां से बाहर नहीं जा सकता। आज से तू खोजी पत्रकार नहीं लंगड़ी, लूली पत्रकार कहलाएगी। ममता पर उन बदमाशों के वार तब तक होते रहे जब तक वह बेहोश होकर ना गिर गई। बस बस कीजिए, नारी पर इतना हाथ उठाना अच्छा नहीं है ना। बेहोश हो गई है कम वक्त। इसका कैमरा कब्जे में करो और इसे बाहर सड़क पर फेंक दो। ठीक है। सड़क पर दौड़ती इस पुलिस जीप में सवार था दिल्ली पुलिस की नाक समझे वाला जाबाज इंस्पेक्टर विनय, और उनके पास ही बैठे थे पिंकी और विनू नामक वे दो मासूम, जिन्हें परिस्थितियों ने तो बेसहारा कर देने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। लेकिन इंस्पेक्टर विनय ने वैसा ना होने दिया था। वह उनका संरक्षक था। इंस्पेक्टर अंकल, क्या आप हमें पापा से नहीं मिलवा सकते? क्यों नहीं बच्चों, अगर मैंने ऐसा किया तो आपके पापा को बहुत दुख होगा। उन्होंने मुझसे विशेष रूप से कहा है कि मैं आपको उनसे मिलाने जेल में हरगिज न ले जाऊं। आंखों आंखों में आंसू भर आए मासूम पिंकी की आंखों में। काश काश हालातों ने पापा को टाइफून बनने के लिए मजबूर ना किया होता, तो आज पापा जेल में नहीं हमारे साथ होते। वीनू, पिंकी और टाइफून के बारे में जानने के लिए पढ़िए टाइफून सीरीज का टाइफून कॉमिक्स। वीनू ने बड़े प्यार से अपनी छोटी बहन को समझाया। दुखी मत हो पिंकी, पापा जल्द ही हमारे साथ होंगे। सिर्फ 2 साल ही तो रह गए हैं उनकी सजा के पूरे होने में, और फिर इंस्पेक्टर अंकल के होते हमें इस बात पर दुखी होने की जरूरत भी क्या है? माँ बाप दोनों का ही तो प्यार दे रहे हैं ये हमें। बता, क्या अंकल ने हमें कभी पापा की कमी महसूस होने दी है? वक्त ने वक्त से पहले ही इन दोनों बच्चों को समझदार बना दिया है। अचानक ओह, अगर एक झटके से जीप को रोक ना दिया होता तो सड़क पर पड़ी वह युवती कुचल दी गई होती। देखता हूँ ये जिंदा है भी या नहीं। जीप से उतरकर इंस्पेक्टर विनय जब सड़क पर पड़ी युवती तक पहुंचा
तो उसके कंठ से चीख निकलते निकलते बची। ममता! ममता का यह हाल किसने किया? इतनी बेरहमी से इसे किसने पीटा? और ममता अपने घर से दूर रात में यहाँ किस लिए आई है? यह सवाल बाद में पूछूंगा, पहले इसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि इस हालत में इसे कुछ भी हो सकता है। इंस्पेक्टर विनय ने ममता को उठाकर जीप में डाला और फिर जीप को उड़ाकर रख दिया इंस्पेक्टर विनय ने। इधर ग्रीन फार्मास्यूटिकल्स में प्रोफेसर रिचमंड मनुष्य के शरीर पर न्यूक्लियर रेडिएशन के प्रभाव को जांचने के लिए जिस एक्सपेरिमेंट को आप करने जा रहे हैं उसकी क्या रिपोर्ट है? एक्सपेरिमेंट की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है सर। मेरे 2 असिस्टेंट्स उस लैब की तरफ बढ़े जा रहे हैं जिसमें हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट करना है। उन्हें इस बात की कतई कोई जानकारी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। अगर वे एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंटल रूम से जिंदा वापस निकल आए तो हम सफल हो जाएंगे और हमारी कंपनी और आपका नाम विश्व की टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनियों की श्रेणी में आ जाएगा। अब मैं आपसे संबंध विच्छेद कर रहा हूं सर, क्योंकि वे दोनों लैब में पहुंच गए हैं। अब मैं ऑटोमेटिक दरवाज़ा बंद करूंगा ताकि वे अंदर ही फंसे रह जाएं। और ये तो आप जानते ही हैं कि दरवाज़ा बंद होने के ठीक 15 सेकंड बाद लैब में न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा और फिर क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फैक्ट्री मालिक से संबंध विच्छेद करके प्रोफेसर रिचमंड ने वह स्विच दबा दिया। क्लिक! अब 1 सेकंड बाद ही लैब का मजबूत दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा और मेरे दोनों असिस्टेंट उसमें फंसकर रह जाएंगे। अरे ये क्या, दरवाजा तो बंद ही नहीं हुआ। इसके मैकेनिज्म में कुछ गड़बड़ हो गई लगती है। चेक करके देखता हूँ। बाहर से तो सब ठीक ठाक लग रहा है, शायद अंदर कोई गड़बड़ी हो गई हो। दरवाजे में अचानक आई गड़बड़ी को चेक करने के लिए प्रोफेसर रिचमंड में जैसे ही लैब के अंदर प्रवेश किया वैसे ही खटाक! उफ! दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। प्रोफेसर रिचमंड के साथ ही उसके दोनों असिस्टेंट भी चौंके। क्या हुआ प्रोफेसर साहब, आप अचानक अंदर कैसे? आपने जिस फॉल्ट को ठीक करने के लिए हमें अंदर भेजा था वह तो कहीं दिख ही नहीं रहा, और ये लैब का दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? प्रोफेसर रिचमंड जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। यह दरवाजा अंदर से तो खुल ही नहीं सकता, और यह इंतजाम मैंने विशेष रूप से इसलिए किया था कि मेरे असिस्टेंट भी इसे अंदर से ना खोल सके। उफ! जो कुआं मैंने इनके लिए खोदा उसमें इनके साथ मैं भी घिर चुका हूँ। अचानक प्रोफेसर रिचमंड के छक्के छूट गए। सारा शरीर पसीने से तरबतर होता चला गया। दरवाजा 15 बंद होने के ठीक 15 सेकंड बाद यहाँ न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा। उफ! 15 सेकंड पूरे होने में सिर्फ 5 सेकंड ही बचे हैं। बस इतना सोचते ही प्रोफेसर रिचमंड हल्क फाड़कर चीख पड़ा, बचाओ बचाओ! बात क्या है? क्या हुआ प्रोफेसर साहब, आप इस तरह क्यों चीख रहे हैं? तो तुम भी मेरी तरफ चीखो बेवकूफो। शायद हमारी चीख इस साउंड प्रूफ कमरे की दीवारों को भेजकर बाहर पहुंच जाए और बाहर मौजूद कुछ शख्स दरवाजा खोलकर स्विच दबाकर हमें बचा ले, क्योंकि इस लैब में कुछ ही पलों बाद होने वाला है न्यूक्लियर ब्लास्ट। शहर से दूर एकांत में होने की वजह से ग्रीन फार्मास्यूटिकल्स में मौजूद लोगों के सिवा इस विस्फोट के बारे में कोई न जान सका। जोरदार विस्फोट से उड़े लैब के परखच्चे दूर तक उड़ते दिखाई दिए। बूम! सुबह वीनू और पिंकी को उनके हॉस्टल में छोड़कर आने के बाद अस्पताल वापस लौटे इंस्पेक्टर विनय को डॉक्टर ने सुनाई वह खुशखबरी। बधाई हो इंस्पेक्टर, ममता होश में आ गई है, आप उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। लगभग दौड़ता हुआ इंस्पेक्टर विनय ममता के पास पहुंचा। ओह ममता, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। लेकिन तुम ये तो बताओ, तुम्हें यह हालत की किसने? तुम्हारे साथ मारपीट करके तुम्हें सड़क पर किसने फेंका? सब बताऊंगे इंस्पेक्टर, लेकिन पहले मैं तुम्हें ममता से प्रलंका बनने की अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के वालों के बारे में जानकर तुम एक पल भी यहाँ नहीं ठहरने वाले, और ऐसा हो गया तो मेरी कहानी पहले की तरफ वैसी ही अधूरी रह जाएगी जैसे अंगार के आने पर रह गई थी। अंगार के बारे में जानना चाहते हैं तो पढ़िए पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स अंगार। ठीक है, जो तुम चाहो, पहले वही बताओ, ममता ने कहना शुरू किया। हमारे कॉलेज से एनसीसी के सदस्यों का एक बड़ा ग्रुप नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट पर माउंटेनियरिंग करने के लिए गया। कॉलेज के सभी छात्रों के साथ साथ एक दूसरे पर जान छिड़कने वाली मैं और मेरी सहेली रमा भी बहुत खुश थे। लेकिन हम क्या जानती थी कि वह टूर हमारे जीवन को एक नया मोड़ देगा। नेपाल में माउंटेनियरिंग करने पर निकलने से कुछ ही देर पहले रमा को मेरे बैग में स्मैक के भरे पैकेट दिखाई दिए। उसने मुझे बताया, लेकिन मैं उसकी बात हंसी में टाल गई।
तब वह रोहित नामक उस लड़के के पास पहुंची जिस पर उसे शक था। रमा ने उसे और उसके साथियों को धमकी दी कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन रमा की किस्मत में वापस लौटना नहीं लिखा था। तभी रमा नहीं! मैंने रमा को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाई। ऊपर खड़े लोगों ने मुझे ऊपर खींच लिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं भी अपने रमा के साथ मर जाना चाहती हूँ, छोड़ दो मुझे। मुझे समझा बुझाकर नीचे ले आया गया। अपने आप को संभालो ममता, होनी को कोई नहीं टाल सकता। शायद ईश्वर ने रमा की किस्मत में इस दुर्घटना का होना ही लिखा था। ये दुर्घटना ईश्वर की नहीं सर, इंसान की लिखी हुई है, और वह इंसान कौन है मैं ये जानकर ही दम लूंगी। मैं सोचने लगी। माउंटेनियरिंग पर निकलने से पहले रमा रोहित से मिली थी। उसका यूं एकाएक रोहित से मिलने का क्या कारण था? कहीं रमा के साथ होने वाली दुर्घटना के पीछे रोहित का हाथ तो नहीं है? मेरा यह सोचना सही निकला, और यह बात मुझे जल्द ही पता लग गई। बेचारी रमा न ममता के बैग में भरे स्मैक के पैकेटों को देखती और न ही बेमौत मारी जाती। भारत के सबसे बड़े क्राइम ऑर्गेनाइजेशन किलर आर्मी से टकराने निकली थी वह। बेचारी को मौत तो मिलनी ही थी ना। सब कुछ सुनकर मैं घायल शेरनी सी गरजती उनके सामने आ खड़ी हुई। दरिंदों, हत्यारों, तुम छात्रों के नाम पर तुम सब धब्बे हो। तुम जैसों ने नौजवान पीढ़ी को बदनाम कर रखा है। तुमने मेरी जान से ज्यादा प्यारी सहेली की हत्या की है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। त्राक त्राक त्राक। जल्द ही मैंने उन तीनों को जमीन सूखने पर मजबूर कर दिया। बताओ, किलर आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है और कौन है इसका मुख्य सरगना? कैप्टन, कैप्टन है उसका नाम, और उसका अड्डा है। इससे आगे वे तीनों कुछ बता ना सके, क्योंकि फच फचाक फच। ओह, इसका मतलब कैप्टन नामक इसके सरगना ने इनके मस्तिष्क में माइक्रो बम छिपा रखे थे, ताकि ये किसी को कुछ बताने की कोशिश करे तो इनके मस्तिष्क के परखच्चे उड़ जाए। उस घटना से मेरे मस्तिष्क में कुछ शब्द मानो घर करके रह गए। किलर आर्मी, कैप्टन। मेरी सहेली को किलर आर्मी के सदस्यों ने कैप्टन के इशारे पर मौत की नींद सुलाया है। जब तक मैं उन्हें नेस्तो नाबूद नहीं कर दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। लेकिन इसके लिए मुझे फौलाद बनना होगा। अपने सीने में बलबलाती इच्छा को मैंने एक दिन एनसीसी के मुख्य प्रोफेसर नाडकर्णी के सामने रख दिया। मैं इस विषय में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता ममता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलवा सकता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता है, और वो शख्स है प्रोफेसर। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ प्रोफेसर साहब। किलर आर्मी और उस जैसे सैकड़ों संगठनों से लोहा लेने का जो बीड़ा तुमने उठाया है, उसे अंजाम देना तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि ऐसे संगठनों से लड़ने वाले जांबाज और चट्टान से मजबूत होते हैं। तुम जैसी कामकाजी ऐसी हरगिज नहीं कर सकती। तुम वापस अपने घर लौट जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकती। और इसका एक छोटा सा सबूत है ये खच। मैंने कर डाली थी वह अप्रत्याशित हरकत, जिसे देखकर प्रोफेसर सिसकार उठे। उफ, ये क्या किया तुमने? अपनी जाबाजी का नमूना दिया है इंस्पेक्टर साहब। प्रोफेसर साहब, अगर अब भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं अपने शरीर के एक एक इंच को इसी तरह अपने हाथों से फाड़ कर आपको दिखा सकती हूँ। प्रभावित हुए बिना न रह सके प्रोफेसर। बस बस, मैं संतुष्ट हूँ। मैं समझ गया हूँ कि तुम जांबाजी से भरा हर काम कर सकती हो। आओ मेरे साथ। पहले उन्होंने मेरी ड्रेसिंग की और फिर वे मुझे लेकर एक विशेष कक्ष में पहुंचे। यह ड्रेस, यह मास्क और ये बालों की विग तुम्हें नया रूप देगी ममता। इन्हें पहन कर दिखाओ। मास्क लगाते हुए मैं रुकी। यह एक विशेष प्रकार की झिल्ली जैसी पतली प्लास्टिक का बना मास्क है। यह एकदम तुम्हारे चेहरे की खाल से चिपक कर तुम्हारे चेहरे को बदल देगा। इसमें आंखों के स्थान पर विशेष इंफ्रारेड लेंस लगे हैं, जो तुम्हारी आंखों के बाहर से नजर नहीं आएंगे। सामने वाले को लगेगा ये तुम्हारी आंखें ही नहीं है। तुम्हारी आंखें लेंसों के पीछे सुरक्षित और सब कुछ देखती रहेंगी। इस तरह आंखों की वजह से तुम्हें कोई पहचान नहीं सकता। नए रूप के साथ आज मैं तुम्हें एक नया नाम भी देता हूं, प्रलयंका। हाँ, इस रूप में तुम्हारा नाम प्रलयंका ही होगा। तुम्हें मेरे कहने पर अपने साधारण रूप से प्रलयंका बनकर परमाणु की मदद करनी होगी। तुम हर समय मेरे लिए उपलब्ध रहो। इसके लिए तुम्हें अपने एक घनिष्ठ मित्र, जो कि वीडियो मैगजीन चलाता है, कि यहाँ प्रेस फोटोग्राफर की नौकरी दिलवा देता हूँ। तुम ममता पाठक के रूप में वहाँ नौकरी करोगी और तुम्हारा वास्तविक रूप
और नाम मैं हमेशा के लिए गुप्त रखूंगा। मेरे जीते जी कोई नहीं जान पाएगा कि तुम मुख्यमंत्री अशोक पाठक की बेटी ममता पाठक हो। और इस तरह मैं ममता से प्रलंका बन गई। लेकिन मुझे तब यह नहीं मालूम था कि किलर आर्मी के जिस कैप्टन ने मुझे प्रलंका बनने के लिए मजबूर किया वह और कोई नहीं, मेरा अपना बाप था। उपरोक्त के बारे में जानने के लिए पढ़े कहर। परिस्थितियां जो भी रही हों प्रलंका, लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारे रूप में मुझे यानी परमाणु को एक अच्छा सहयोगी मिल गया है। खैर, अब तुमने अपनी इच्छा पूरी कर ली। अब मेरे सवालों का जवाब दो। हाँ, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझ पर हमला करने वाले वे कौन थे। फिर एक ही सांस में इंस्पेक्टर विनय को ममता सब कुछ बताती चली गई। ग्रीन फार्मास्यूटिकल्स के बाहर तैनात गार्डों के कान में बम के धमाके के बाजी गूंजी उस जीप के टायरों के चिंघाड़ने की आवाज, जिसमें सवार था इंस्पेक्टर विनय। पर पुलिस पुलिस नहीं, इंस्पेक्टर विनय बोल, क्योंकि सारी पुलिस एक तरफ और इंस्पेक्टर विनय एक तरफ। लेकिन लेकिन यह यहाँ क्या करने आया है? ठाड़! जानकर क्या करोगे? तुम तो इस दुनिया में बेहोशी की दुनिया में पहुंचने जा रहे हो। सरकारी गोली ऐसे गैर कानूनी तालों को फेड़ फाड़ने जानना अच्छी तरह जानती है। थाय! हाहाकारी ढंग से फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ वह कानून का रखवाला। जब कानून आग उगलता है तो उसके सामने हर हथियार बौना साबित होता है। थाय थाय थाय! लहलुहान सिर्फ हाथी नहीं, थोबड़े भी हुए। थाड़! और फैक्ट्री में सुरक्षा के दीवार समझे जाने वाले सिर्फ घायल ही नहीं, थाड़ थाड़ बेहोश भी हुए। ठाक! कहाँ है वो वीडियो कैसेट जिसे तुमने कल रात एक महिला पत्रकार से छीना था? अभी अभी देता हूं माई बाप, लेकिन और ना मारना, वरना माई कसम हम मर जाऊंगा। पल भर बाद ही इस कैमरे में मौजूद वीडियो फिल्म की बदौलत न सिर्फ तुम्हें, तुम्हारे मालिक को भी लंबे समय तक जेल भेजूंगा, बल्कि इस फैक्ट्री पर हमेशा के लिए अलीगढ़ी ताला भी लगवाऊंगा। बताओ, कौन है तुम्हारा उस फैक्ट्री का मालिक? अब तक तो सज्जन कुमार इस फैक्ट्री के मालिक थे, लेकिन चूंकि अब मैंने इस फैक्ट्री में कदम रख दिया है, इसीलिए अब इस फैक्ट्री का मालिक मैं हूं। मेरा नाम है गुणाकर, ग्रीन फार्मास्यूटिकल्स का नया मालिक और तुम्हारा दुश्मन, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरे वर्करों को ही नहीं, मेरी फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तड़ाक! तुम्हें इस गुस्ताखी की बदफूस सजा मिलेगी। बिजली किसी फुर्ती से संभलकर इंस्पेक्टर विनय ने अपना प्रहार किया। थाड़! मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं तू फैक्ट्री का नया मालिक है या पुराना। मुझे तो इस बात से मतलब है कि तेरी हरकत गैर कानूनी है और हर तुझ जैसी प्रवृत्ति वालों को मैं जेल के पीछे पहुंचाना अपना फर्ज समझता हूं। धाड़! गुणाकर पर वह वार करने के बाद समला इंस्पेक्टर विनय हैरानी से आंखें फाड़े देखता ही रह गया, क्योंकि सामने वहां घट रही थी हैरत अंगेज घटना। हो माय गॉड, ये क्या हो रहा है? सामने खड़ा गुणाकर एक से दो बन रहा है। गुणाकर नाम है मेरा और मैं अपने नाम की तरह ही गुणा होकर, गुणाकर नाम है मेरा और मैं अपने नाम की तरह ही गुणा होकर थाड़ थाड़ तुम जैसों का चिया पाता एक कर सकता हूं, तुम जैसों का तिया पाचा एक कर सकता हूं। उफ! अजीब चमत्कारी शक्ति का मालिक है ये गुणाकर। ऐसे में इससे विनय के रूप में पार पाना मुश्किल है। इसके लिए तो परमाणु बनना होगा। थाड़! लेकिन परमाणु बनने के लिए ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ काफी लोग मौजूद हैं, इसीलिए परमाणु बनने के लिए मुझे इस फैक्ट्री से दूर जाना होगा और इसके लिए यहाँ से भागना ही सबसे अच्छा उपाय है। ठहर इंस्पेक्टर, कहाँ भागा जाता है? ठहर इंस्पेक्टर, कहाँ भागा जाता है? फैक्ट्री से बाहर भागा इंस्पेक्टर विनय अपनी जीप लेकर तुरंत ही वहां से रवाना हुआ। परमाणु बनने के लिए यहाँ से दूर जाना इसलिए जरूरी है ताकि कोई इंस्पेक्टर विनय और परमाणु में संबंध न जोड़ सके। अब ये इंस्पेक्टर कभी वापस नहीं आएगा। अब ये इंस्पेक्टर कभी वापस नहीं आएगा। फिलहाल इंस्पेक्टर विनय यहाँ नहीं आएगा, लेकिन कुछ देर बाद जो आएगा वह तुझ पर कहर बरसा देगा गुणाकर। इधर दो से वापस एक हुआ गुणाकर पलटा। मैं गुणाकर तुम्हारा कौन हूं? नए मालिक। गुणाकर के हैरत की अंगेज गुण से भयभीत सभी के मुंह से एक ही शब्द निकला था, शाबाश। मुझे खुशी है कि तुम सब ने बिना किसी नुकसान के मुझे अपना और इस फैक्ट्री का मालिक मान लिया है। अब यही बात मुझे यहाँ के पुराने मालिक सज्जन कुमार को भी समझानी है। गुणाकर फैक्ट्री के एक कोने की तरफ बढ़ गया। उधर ये जगह एकदम ठीक रहेगी इंस्पेक्टर विनय से परमाणु बनने के लिए।
उधर परमाणु बनकर उड़ा इंस्पेक्टर विनय, और इधर क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिस फार्मास्यूटिकल ग्रुप का मैंने वर्षों की मेहनत से खड़ा किया है, तुम एक झटके में ही उसका मालिक बन जाने का ख्वाब देख रहे हो? नहीं मिस्टर कुमार, मैं यह सब एक झटके में ही प्राप्त करने की नहीं सोच रहा हूँ। मैंने भी तो इस ग्रुप को खड़ा करने में रात दिन जी तोड़ मेहनत की है, और ये कहें कि सिर्फ मैंने ही मेहनत की है तो ज़्यादा अच्छा होगा। तुमने मेहनत की है? मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? अचानक सज्जन कुमार की आंखों में आश्चर्य तैर उठा। उसके होश फाख्ता हो गए। प्रोफेसर रिचमंड? नहीं, नहीं, तुम प्रोफेसर रिचमंड नहीं हो सकते। वे तो न्यूक्लियर ब्लास्ट में फंस गए थे। यही कहना चाहते हो ना तुम? और ये बात सच भी है कि जिस न्यूक्लियर ब्लास्ट में मैं अपने सहयोगियों को फंसाना चाहता था, उसमें संयोग से मैं भी फंस गया। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर पत्ते से भी हल्का होकर आसमान में उड़ा जा रहा है, लेकिन मैं जानता था वह मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा थी। शरीर तो मेरा ब्लास्ट में नष्ट हो गया था, लेकिन मेरा सोचना गलत था, क्योंकि जब मुझे होश में आया, मैं मैं जिंदा हूँ। न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद भी मैं जिंदा हूँ। तब तक मुझे यह नहीं पता था कि न्यूक्लियर ब्लास्ट मुझ में क्या परिवर्तन लाया था। ये तो मुझे तब पता चला जब वापस लौटते समय मेरा पांव संयोग से खंबे से टूटकर नीचे गिरी हाई टेंशन वायर पर पड़ गया। करंट बेहद तेज था, लेकिन आश्चर्य, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ था वह महा आश्चर्यजनक था। ये क्या? मेरे प्रतिरूप? ये क्या? मेरे प्रतिरूप? विज्ञान के एक एक नुक्ते से वाकिफ मेरा दिमाग कुछ पलों में सब कुछ समझता चला गया। न्यूक्लियर ब्लास्ट ने मेरे शरीर के न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को इतना एक्टिव कर दिया है कि ऊर्जा मिलते ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मेरे शरीर से निकलकर पल भर में ही मेरे जैसा रूप धारण कर लेते हैं। इसका मतलब संयोग से न्यूक्लियर ब्लास्ट में फंसना मेरे लिए हितकर ही साबित हुआ। मेरे हाथ एक अद्भुत शक्ति लग गई है। अब मैं इसका इस्तेमाल अपने मकसद पूरा करने में करूँगा, लेकिन अभी मुझे कुछ ज़रूरी तैयारी करनी है। और इस तरह मैं नया रूप और नए नाम के साथ आ पहुंचा, क्योंकि वर्षों से इस फार्मास्यूटिकल ग्रुप का मालिक बनना ही मेरा मकसद था। तुम तो गुनाकर बन गए, लेकिन तुम्हारे दोनों सहयोगियों का क्या हुआ? उनके शरीर का भी कोई अंग उस लैब में नहीं मिला जिसमें न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था। उन दोनों का क्या हुआ, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल तो मुझे इस कंपनी का मालिक बनने की सोचना है, और ये तभी संभव हो सकता है जब मैं अपने प्रतिरूपों के साथ मिलकर तुम्हें खत्म कर दूं। तुम्हें खत्म कर दूं। नहीं, मुझे मत मारो, नहीं। तुझे तो मरना ही है, क्योंकि मौत तेरा मुकद्दर बन चुकी है। गुणाकर के दोनों रूपों ने अपने हाथों में थमी उस मौत को सज्जन कुमार की तरफ उछाल दिया। लेकिन जिसकी किस्मत में मरना ना लिखा हो, उसे बचाने कोई ना कोई आ ही जाता है। परमाणु? परमाणु? लिखने पढ़ने के काम आने वाली मेज को किसी का खून करने के काम में लाना गलत बात है गुणाकर। अच्छा, परमाणु? ठाड़! मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरे जानने वालों में से एक हो, लेकिन दुख इस बात का है कि मुझे तुम्हारे कर्मों की सजा देनी पड़ रही है। कुछ देर से आया, लेकिन आया फिर भी सही समय पर। ठाड़! अब जो गुणाकर की तरफ देख कर लहराया परमाणु, तो उसने देखा वह हैरत अंगेज नजारा। ओह नहीं, ये लड़ाई तूने शुरू की है परमाणु, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा। था, और ये तेरी मौत के साथ ही खत्म होगी, और ये तेरी मौत के साथ ही खत्म होगी। दूसरी पल दबोच लिया गया परमाणु गुणाकर के कई रूपों द्वारा। उफ! ये बीसियों गुणाकर जिस तरीके से मेरे शरीर से चिपक गए हैं, ऐसे तो ये कुछ ही पलों में मेरी बोटियां नोच डालेंगे। अब तू मरेगा परमाणु। अब तू मरेगा परमाणु। अपने आप को बचाने के लिए मुझे खुद को इनकी पकड़ से छुड़ाना होगा। अपने शरीर में भरे शरीर के एक एक कतरे का इस्तेमाल कर परमाणु गुणाकरों की पकड़ से निकल जाने में सफल हुआ। और फिर इन सबसे एक साथ निपटने का यही एक तरीका है कि इन्हें परमाणु रस्सी से बांधकर बेबस कर दिया जाए। बहुत अच्छा है परमाणु, लेकिन मेरे कुछ रूपों को बेबस करके तेरी जान बख्शी नहीं जाने वाली। मैं तो ऐसे हजारों रूप गुणा करके अपने शरीर से निकाल सकता हूँ। वैसे एक बात और बता दूं, तेरे परमाणु रस्सी में कैद मेरे प्रतिरूप ज़्यादा देर तक कैद में नहीं रहने वाले। कुछ देर में ही उनके शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, और इस तरह वे साबुन के झाग की तरह बैठ जाएंगे। इनसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। मैं इन्हें बेबस करता करता थक जाऊंगा, लेकिन गुणाकर उन्हें गुणा करता नहीं थकेगा। इसलिए अब तो अक्लमंदी इसी में है कि किसी तरह असली गुणाकर को बेबस किया जाए।
लेकिन इतने सारे गुणाकरों में से असली गुणाकर को ढूंढना एक बहुत बड़ी समस्या है। परमाणु को समस्या का हल भी जल्दी मिल गया। इस सब में असली गुणाकर वह है कि उसी ने अपने आप को गुणा करके अपने प्रतिरूप बनाने की क्षमता है। और वह क्या, उसकी पीठ पर वह बैटरी से कैसी बंधी है? समझा, उसकी पीठ से बंधी वह बैटरी उसे ऊर्जा दे रही है, जिसके बल पर गुणाकर अपने आप को गुणा कर पा रहा है। अगर मेरा सोचना एकदम सही है तो समझ लो मैंने एक झटके में ही गुणाकर को मात दे दी। अरे अरे, इधर गुणाकर की पीठ से बंधी बैटरी उससे अलग हुई, उधर ऊर्जा खत्म होने के साथ ही गुणाकर के प्रतिरूप सचमुच साबुन के झाग की तरह गायब होते गए। टप टप। अब तेरे सभी रूप खत्म हो गए हैं गुणाकर, और बैटरी ना होने की वजह से तू गुणा भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं तू परमाणु का मुकाबला कैसे कर पाता है। धड़ाक। अपने आप को गुणा करने के लिए मैं सिर्फ बैटरी की ऊर्जा का मोहताज हूं, यह सोचकर तूने बहुत बड़ी भूल की है परमाणु। मैं कहीं से भी ऊर्जा हासिल कर सकता हूं। गुणाकर ने बिजली के बोर्ड पर अपना हाथ दे मारा। दूसरे ही पल हा 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 हा, ओह, बिजली का तेज करंट जो आदमी का खून चूस लेता है वो उसे ऊर्जा प्रदान कर रहा है। हा 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 हा। अब एक बार फिर मुझे इन आफत के पुतलों से अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। अब गुणाकर को गुणा होने से रोकने का कोई तरीका नहीं है। 1 मिनट, एक तरीका है, शॉर्ट सर्किट, जो इस फैक्ट्री की पूरी लाइट को गुल कर देगा। तुरंत ही अगले ही पर बिजली गुल हो जाने की वजह से पूरी फैक्ट्री में अंधेरा छा गया, और इसी के साथ फट फटाक गुणाकर के प्रतिरूप गुब्बारे की तरह फूट रहे हैं। लेकिन गुणाकर कहाँ गया? ओह, वो भागा जा रहा है, लेकिन अब मुझसे भागकर जाएगा कहां? जल्द ही। रुक जा गुणाकर, इस तरफ भागकर तू परमाणु से नहीं बच सकता। नहीं परमाणु, मैं बच सकता हूं, और मुझे बचाएगी ये स्टार्ट हुई कार, जिसकी बैटरी मुझे ऊर्जा प्रदान करेगी। देखते ही देखते गुणाकर कई रूपों में गुणा हो गया, और एक बार तू फिर मौत के शिकंजे में फंस गया है परमाणु। एक बार तू फिर मौत के शिकंजे में फंस गया है परमाणु। और इस बार गुणाकर तुझे बचकर नहीं जाने देगा, क्योंकि मैंने तुझे मौत देने का एक अच्छा तरीका सोच लिया है। बहुत ही भयानक तरीका था वह, जिससे गुणाकर ने परमाणु को मौत देने की सोची थी। उफ, गुणाकर के कई रूपों ने मुझे बुरी तरह जकड़ रखा है। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं, और सामने से कई गुणाकर बाइकों पर सवार उन्हें मुझसे टकराने के लिए तेजी से मेरी तरफ ला रहे हैं। इनसे छूटने के लिए मैंने जल्द ही कुछ न किया तो आने वाला क्षण मेरी जिंदगी का आखिरी क्षण होगा, और ऐसी स्थिति में सिर्फ काम आ सकता है मेरा रहनुमा प्रोफेसर। दूसरे ही पल छोटे छोटे कणों में बदलकर ट्रांसमिट हो गया परमाणु। ठीक समय पर प्रोफेसर ने परमाणु की जान बचा ली थी। हैरान गुणाकर के सामने जोरदार ढंग से पहुंचा परमाणु। थाड़! फट पड़ी ना आंखें परमाणु के जलवे को देखकर। हवा में लहराता गुणाकर अपने ही एक रूप से जा उलझा। थप! एक क्षण के लिए दोनों गड़बड़ होकर रह गए, और फिर अब तो भागने में ही भलाई है। लेकिन मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, अब तो भागने में ही भलाई है। भाग खड़े हुए दोनों गुणाकर एक से ही है। अब मेरे पास यह पता लगाने का समय नहीं है कि इनमें से असली कौन है। शायद ये इसी के पीछे भागता हूं। एक गुणाकर के पीछे भाग लिया परमाणु, और दूसरा, अरे इधर हवा में लहराकर इसे पकड़कर यह भाग दौड़ खत्म करनी होगी। परमाणु तेजी से लहराया, और तब हुआ उसका उस महान आश्चर्य से सामना। ओह नो, जिसे मैं गुणाकर समझ रहा था वो गुणाकर का प्रतिरूप था। इसका मतलब गुणाकर मेरी आंखों में झूल झोंक कर भाग निकलने में सफल हो गया। यह अच्छा नहीं हुआ। मैंने उसके सपने को पूरा करने से रोका है। वह मुझसे बदला लेने एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा। खैर, जब गुणाकर वापस आएगा देखा जाएगा। अभी तो मुझे तुरंत ही परमाणु वाले रूप को त्याग कर इंस्पेक्टर विनय बनकर ग्रीन फार्मास्यूटिकल पहुंचना है और अपराधियों को गिरफ्तार करना है। जल्द ही इंस्पेक्टर विनय अपना फर्ज निभाने पहुंचा। बाकी सब तो पकड़े गए, लेकिन इसका मालिक सज्जन कुमार भागने में सफल हो गया। लेकिन देखें वह कानून के हाथों से कितनी देर बचा सक सकता है। समाप्त।